आवाज आ रही है? ठीक आ रही है? यस सर। अच्छा जी, आज आपसे बात करनी थी एसए के बारे में कि एसए क्या है बेसिकली। सीएसएस का पेपर हो, पीएमएस का पेपर हो, जो एसए है ये सबसे बड़ा फियर फैक्टर है कि एसए आपने पास करना है तो आपका एग्जाम क्लियर होना है। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नाम आपको पता ही है, उमैर शक्कर। तो बेसिकली मैंने फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया 2015 में। अब आप 2015 के बाद रिफॉर्म्स आई और सीएसएस का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो वही रहे, उनका थोड़ा सा कोर्स चेंज हुआ और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग की। तो 2015 में मैंने क्वालिफाई किया, 2018 में मैंने एग्जाम दिया। उसमें मेरी इस्लामिक हिस्ट्री जो है ना वो पास नहीं हुई, लेकिन एसए और प्रेसी मेरी दोनों दफा पास है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो आते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ऐसे का फियर फैक्टर, लिखना ही नहीं आता ना, इंग्लिश कभी लिखी ही नहीं, एक नई लैंग्वेज है आप लोगों के लिए। इससे पहले कभी आपने इसको ना पढ़ा है ना लिखा है। ज्यादातर लोगों का बैकग्राउंड भी होता है, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, मेडिकल का बैकग्राउंड है। तो इस बैकग्राउंड में तो वैसे ही वो क्या कहते हैं ना, इंग्लिश के साथ इतनी इतनी कॉग्निजेंस नहीं होती। तो मेरा भी यही हाल था। जब मैंने स्टार्ट किया 2014 में, मैंने तैयारी स्टार्ट की, तो उस वक्त ना इंग्लिश आती थी, ना ग्रामर का पता था, ना सेंटेंस लिखना था। मैं इवन एक सिंगल सेंटेंस नहीं लिखना आता था कि भाई सेंटेंस क्या है और किस तरह, मतलब फिर उसके बाद एक लॉन्ग प्रोसेस हुआ। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से कमिटेड रहें और इस फियर फैक्टर को ब्रेक करें, सबसे बड़ी चीज है फियर फैक्टर। इसको अगर आप ब्रेक कर देते हैं और आपके अंदर से फ्रीली इंग्लिश आनी शुरू हो जाती है और आपके लॉजिक क्लियर है, साइंस है, मतलब आपकी ग्रामर ठीक है और आपके आइडियाज ठीक हैं, तो ऑटोमेटिकली आप एक ठीक पीस ऑफ राइटिंग लिख लेते हैं। मैंने पहली दफा भी ऐसे दिया, जब मैंने ऐसे का एग्जाम दिया मैं क्लियर था कि मेरा ऐसे पास हो गया। आपको उधर मौके पे बैठे पता चल जाता है, क्योंकि अगर आपका पीस ऑफ राइटिंग एक फ्लो के साथ जाता है जिसमें आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स दे के और एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर में अपनी बात कर लेते हैं, तो लार्जली आपका ऐसे क्लियर हो जाता है। इसी तरह 2018 में भी मैंने ऐसे किया, तो ऐसे का मुझे डाउट नहीं था कि ऐसे में कोई प्रॉब्लम है। तो मेन चीज ये है कि आप लोगों की सबसे बड़ी इसमें डेडिकेशन, हार्ड वर्क, फोकस, विल पावर और इंग्लिश का जो बैरियर है आपके माइंड में, जो मेंटल ब्लॉक्स हैं कि भाई इंग्लिश बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, कैसे लिखें। आप लोगों का सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड ही नहीं, लार्जली ऐसे की नोयत इस तरह की होती है कि उसमें सोशल साइंसेस का आपको नॉलेज हो, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, मोरालिटी, तो आपके पास आर्गुमेंट्स की आउटरीच ज्यादा होती है। तो सबसे इसमें जो बुनियादी चीज है वो मैटर करती है ना आपका टीचर, ना आपकी वो क्या कहते हैं वे ऑफ प्रिपरेशन। ऑफ कोर्स ये मैटर करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा मैटर करता है आप पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि आपकी रीडिंग डिटरमाइन करती है कि आपका राइटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, लिखने का तरीका क्या होगा। मैंने इससे पहले पहले भी इस चीज पे बात की थी। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो ये करते हैं कि अगर इंग्लिश की तैयारी करनी है तो डॉन अखबार खोल लेते हैं। डॉन अखबार आपकी इंग्लिश ठीक नहीं करता, खराब कर देता। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर डॉन के अखबार को आप पढ़ें तो सबसे पहले उसमें कौन से ऑथर लिखते हैं। ज्यादातर ऑथर वो लिखते हैं कि जिनकी अपनी बेसिक इंग्लिश ठीक नहीं होती। अगर आप किसी डॉन अखबार को किसी इंग्लिश के टीचर के पास भेजेंगे, उसमें से बढ़िया गलतियां निकाल देगा। दूसरा ये है कि डॉन अखबार कोई भी लार्जली न्यूज़पेपर होता है तो उसकी आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन होती है। तो वो आपको एक नजरिया फ्लोट करता है और आप फिर उस नजरिए के मुताबिक जो है ना फैक्ट्स का एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं और उसी टेंडेंसी से लिखना शुरू कर देते हैं। इससे आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉडर नहीं होता। तीसरा ये है कि डॉन में वो लिखते हैं, उनके पास होता है कि 500 वर्ड्स में, 600 वर्ड्स में अपनी बात खत्म करनी है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बड़ा जो है ना वो डिफिकल्ट सा होता है। अब इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ही सबसे बेसिक ये है कि आपकी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। मतलब अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़े ना, सुबह ही आप जाके प्रैक्टिस कर लें, एक तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स रख लें और एक तरफ डॉन रख लें। दो तरह की राइटिंग्स होती हैं, एक होता है जो स्टोरीज होती हैं, दूसरा होता है एनालिसिस। दोनों ही पढ़ेंगे तो रिलेटिवली न्यूयॉर्क टाइम्स आपको इजी लगेगा।
क्योंकि उसमें जो लोग लिखते हैं उनकी वो मदर लैंग्वेज, मदर टंग है, और उसके बाद लार्जली उनकी जो टेंडेंसी होती है वो सिंपली ज्यादा सिंपल होती है एज कंपेयर टू डॉन। डॉन में वो लिखते हैं जो मतलब ज्यादातर पढ़े होते हैं लोकली, और उनका ये होता है कि बेसिकली इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्बोसिटी, कि लफ्ज पे लफ्ज फेंक देना और नीचे से कोई उसकी जो ट्रुथ वैल्यू है या वैल्यू क्लेम है ना, वो सामने ना आना। तो ये ऐसे के लिए बड़ी डेट्रीमेंटल चीज है। अच्छा, अब ऐसे का सेशन है तो सबसे पहले ऐसे है क्या? जब एक लफ्ज है ऐसे, आपको आना है जी, आपने 100 नंबर का पेपर है, पीएमएस है तो 50 नंबर का पेपर है। वैसे भी अगर आपने कोई 100 नंबर का पेपर पास किया है और उसके बाद ये है कि राइटिंग का एक मतलब वो रिटन टेस्ट भी होना है, तो उसमें भी ऐसे आ जाता है। तो ऐसे है क्या? ऐसे बेसिकली ये है कि आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर, जो भी टॉपिक है, उसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में देख के एक फैक्चुअल एनालिसिस देना। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है फॉर एग्जांपल पाक फेज में डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो उसका बड़ा लिमिटेड सा पर्सपेक्टिव है, 20 नंबर का है, और आपने उसको बड़े वो क्या कहते हैं ना, एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में देखना है। अगर आ जाता है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान ऐसे, तो पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसमें आपने देखना है कि डेमोक्रेसी है क्या, ग्लोबली क्या है, पाकिस्तान में कैसे आई, का पाकिस्तान में इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या फेजेस हैं, उसमें रुकावटें क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। मतलब आपका पीस ऑफ राइटिंग कंप्रीहेंसिव हो जाएगा। 20 नंबर में पर्टिकुलर अप्रोच है कि जो करंट चल रहा है कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो जी लोगों के पास तालीम नहीं है, और इंस्टीट्यूशन इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके अलावा एक सोशियोलॉजिकल बेस नहीं है। तो ये 3-4 आर्गुमेंट आप फ्लोट करके जो भी क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि अगर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आ सकती है या डेमोक्रेसी के क्या प्रॉब्लम्स हैं एक पर्टिकुलर एंगल में, ऐसे में आपने उसको एज ए होल देखना है, आपने उसकी बड़ी पिक्चर बनानी है। वो सारी बात है प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्लियर आएगी। लेकिन दो फीचर ऐसे के लाजमी है, एक है लॉजिक या साइंस, और दूसरा है साइंस और आर्ट। मैं आपको कहता हूं कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई चीज आपने लिखनी है, साइंस है लॉजिक, कि आपका आर्गुमेंट आप दे रहे हैं तो उसमें 2 जमा 2 4 है। कि आप कहते हैं जी कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इस वजह से नहीं है कि एजुकेशन नहीं है, तो आप 2-3 मुल्क का कंपैरिजन कर देते हैं जी, बरतानिया में एजुकेशन इतनी ज्यादा है, सिंगापुर में एजुकेशन इतनी ज्यादा, मुख्तलिफ एग्जांपल्स दे के तो उसको फैक्चुअलाइज कर देते हैं। अब ये परटेन करता है आपकी साइंस से, और दूसरा इसमें आपकी जो लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटीज हैं, कि आपकी ग्रामर बिल्कुल ठीक हो। ग्रामर प्योर लॉजिक है, रूल्स हैं, वर्ब के रूल, नाउन के रूल, प्रोनाउन के रूल, एडवर्ब के रूल, कंजंक्शन के रूल, ये आपको क्लियर हो, टेंसेस के रूल। इसमें मतलब लिखने का एक तरीका है ना, तो एवोल्यूशन के साथ जो वो क्या कहते हैं आए बड़े नाम, उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए कि आपने इनके तहत लिखना है, उन रूल्स की वायलेशन नहीं हो सकती। द मोमेंट आपने ग्रामेटिकल एरर किया या लिंग्विस्टिक एरर किया, उस टाइम ही आपका ऐसे जो है ना वो, क्योंकि कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, आप हजारों लोग अपीयर हो रहे हैं, 400-500 लोगों ने ऐसे पास करना है, तो फिर आपका ऐसे एक तो वैसे ही जानदार होना चाहिए, दूसरा फ्लॉलेस होना चाहिए पास करने के लिए। तो साइंस से परटेन करता है कि आपने आर्गुमेंट कैसे देना है, कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन कैसे करना है, और उनके अंदर एक लॉजिकल कनेक्टिविटी कैसे करनी है। दूसरा है आर्ट, आपकी क्रिएटिविटी, आप चीज को बताते कैसे, कि आप पिक्चराइजेशन कैसे करते हैं। बताना यही है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उसके लिए आप इब्तदाइया कैसे करते हैं, आप क्या पिक्चराइजेशन करते हैं, क्या मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। लिखने के 125 तरीके, ये परटेन करता है आपकी क्रिएटिविटी के साथ, ये आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। मैं भी इवन आपको साइंस सिखा सकता हूँ, आर्ट आपकी अपनी रीडिंग प्रैक्टिस और इमेजिनेटिव आउटरीच, कि आप कितनी ज्यादा वो आपके अंदर इमेजिनेशन की कैपेबिलिटी है, कि एक ही सिनेरियो है तो उसको आप कैसे शुरू करते हैं। अब आप बड़े राइटर्स देखेंगे
तो वो अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं या कोई पैराग्राफ शुरू करते हैं तो पिक्चराइजेशन करते हैं। विल ड्यूरेंट को पढ़ लें, बर्ट्रैंड रसल को पढ़ लें, बड़े ऑथर्स हैं, तो वो बताएंगे कि भाई एक कहानी बनानी है ना, आपने एक कहानी के अंदर फैक्ट्स देने हैं। मैं अगर इसको बड़े सिंपल तरीके से कहूं कि आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी बताना है, तो आप बताते हैं जी पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया है, इसकी ज्योग्राफी इस तरह की है, ये है, और फिर उसको कनेक्ट कर देते हैं आपके डेमोक्रेसी के साथ। मतलब आपकी पिक्चराइजेशन है, क्रिएटिविटी है, आर्ट। तो ये आता है आपकी प्रैक्टिस के साथ। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी ही ज्यादा आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी। ओवरऑल मैंने ये स्लाइड्स भी आपके सामने होगी, लिखा हुआ है कि कोहेरेंट ये है कि भाई ऊपर से लेके नीचे तक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दूसरा लफ्ज है स्ट्रक्चर्ड, कि आपका ऐसे है तो उसमें 5-6 स्ट्रक्चर होंगे, इंट्रोडक्टरी, कॉजेशन, कॉन्सिक्वेंसेस, रेमेडीज। मतलब आप मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को एक कोहेरेंट वे में लिखते हैं और थ्रू आउट आपके ऐसे में लॉजिक रहती है कि आप कहीं भी इलॉजिकल नहीं होते। एज फार एज साइंस इज कंसर्न, 3 बड़ी मिस्टेक्स हम करते हैं। पहली है ग्रामर, दूसरी है लैंग्वेज। लैंग्वेज में अब 3 चीजें हैं। एक लफ्ज होता है वेगनेस। वेगनेस कहते हैं कि जिसकी मतलब कॉन्टिन्यूस इंटरप्रिटेशन हो सके, चीज इम्प्रिसाइज हो और इनडेफिनेट हो। मतलब जैसे लफ्ज है मोर, जैसे आप कह लें कि वर्ड्स हैं डिफरेंट, लव, हैप्पीनेस, आप इनको प्रिसाइज नहीं करते। आप कहते हैं कि भी फॉर एग्जांपल बात कोई भी लिखते हैं तो उसमें आप आर्गुमेंट देते हैं, तो आप आर्गुमेंट को पर्टिकुलराइज नहीं करते कि आपका आर्गुमेंट पढ़ के या सेंटेंस पढ़ के उसमें से मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ड्रा हो रही हो, क्लैरिटी ना हो। दूसरी आपकी होती है एम्बिग्विटी, वेगनेस, एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी ये होता है कि मल्टी, इसके अभी यही है लार्जली के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस है। पहले में तो क्लैरिटी नहीं है, इसमें मोर देन वन मीनिंग है। जैसे आपके वर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल लाइट, तो लाइट मुख्तलिफ सेंसेस में यूज होता है। इसी तरह वर्ड है आपका क्रिटिकल, कि भी मेरी क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल एनालिसिस, लफ्ज है उसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। अगर आपने उसको सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा आप गलती करेंगे। ये भी आता है प्रैक्टिस के साथ। तीसरा कि हर लैंग्वेज का एक कॉमन प्रैक्टिस बन गई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल उर्दू है तो हम शजरकारी और दरख्त और शजर एक ही लफ्ज है, लेकिन कहीं शजर यूज करते हैं, कहीं दरख्त यूज करते हैं। इसी तरह इंग्लिश के भी वर्ड्स हैं, कहीं पे आप वो उन्होंने प्रैक्टिस बना दी है कि इस वर्ड को इस जगह पे यूज करना है। तो जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो हम वेगनेस को, एम्बिग्विटी को और कॉमन जो लैंग्वेजेस या कनोटेशंस यूज होती हैं इसको डिटेल में देखेंगे, इसके ऊपर सेशन करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो इधर से आपकी वो क्या कहते हैं, तीसरी आपकी साइंस की मिस्टेक है पर्टेन टू लॉजिक। आप आर्गुमेंट्स में फैलेसी करते हैं। जैसे हेस्टी जनरलाइजेशन एक फैलेसी होती है कि अगर एक इवेंट किसी एक जगह पे हो रहा है ना, तो आप उसको सब पे अप्लाई कर देते हैं विदाउट नोइंग द रीजंस के भाई इसको अगर आप फॉर एग्जांपल सब पे अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आप 3 बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, हम इनको वन बाय वन जो है कंटेन करेंगे। उसके अलावा कोई भी अच्छा एसे है तो उसके 6 फीचर्स हैं। पहला क्लैरिटी, कि आपको जो भी टॉपिक सेंटेंस दिया गया ना उसको आपने क्लियरली परसीव करना है, कि अनएम्बिगुअस टर्म्स में आपका इसको इसका मीनिंग क्लियर हो। कि अगर फॉर एग्जांपल वो देता है इफ लाइफ थ्रोज लेमन एट यू मेक इट अ लेमोनेड, तो इसकी क्लियर परसेप्शन हो कि भाई इसका मतलब क्या है। अगर वो कहता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो आपको पता हो। अगर वो पूछता है ऐसे ह्यूमन इन्वेंशन मूव सोसाइटीज बैकवर्ड, तो इसका पता हो कि यार ये क्लियर कट लाइन है कि इस सर्कल में या इस रेक्टेंगल में मेरे से पूछ रहा है, इससे मैंने बाहर नहीं जाना। दूसरा, आपने फिर सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करना होता है तो अपना थीसिस स्टेटमेंट लिखना होता है। थीसिस स्टेटमेंट होता है आपका कोर आर्गुमेंट,
कि फंडामेंटल आर्गुमेंट क्या, अगर वो कह रहा है ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटी बैकवर्ड, अगर आप इससे एग्री करते हैं तो आप फिर कोर आर्गुमेंट देते हैं कि भी ह्यूमन इन्वेंशन सोसाइटी को बैकवर्ड मूव करता है बिकॉज टेक्नोलॉजी की वजह से मटीरियलिज्म आ रही है, एलियनेशन आ रही है, मुख्तलिफ कॉज दे देते हैं। अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं फिर आप उसको बताते हैं कि भी फॉरवर्ड कर रही है क्योंकि लोगों के पास लेयर ज्यादा आ गया, फिजिकल कंफर्टनेस ज्यादा है, प्रोग्रेस ज्यादा है, पॉवर्टी कम हो गई है। ये आपकी मर्जी है कि आपने क्या आर्गुमेंट देना है, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर हो कि उसको पता हो कि इसने इसको इंटरप्रेट भी ठीक किया और इंटरप्रेट करने के बाद एक्सप्रेस भी ठीक तरीके से किया। दूसरा है करेक्टनेस। करेक्टनेस वही कि ग्रामर, लैंग्वेज और लॉजिक की गलती नहीं आपने करनी। तीसरा है सिंप्लिसिटी। जितना आपका ऐसे सिंपल होगा, सिंपल ये है कि गली में भी बंदा को बैठा हुआ है, उसकी आम थोड़ी बहुत इंग्लिश है, वो आपका ऐसे समझ सके कि आपने मुश्किल अल्फाज नहीं यूज करने, आपने मुश्किल आर्गुमेंट्स नहीं देने, सादा एग्जांपल्स देनी है और सादा आर्गुमेंट्स देने कि जो हर कंप्रीहेंसिबिलिटी जो है वो फार रीचिंग हो। क्योंकि आपका लिखने का मकसद क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सके। ऐसे का मकसद भी प्राइमरीली यही है कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, लॉजिक है, नॉलेज, इसकी एवेल्युएशन हो सके। इसी वजह से ऐसे पहला वो क्या कहते हैं ना, इस प्रीलिमिनरी कंपटीशन के एग्जाम्स का, तो इसमें जितना आप सिंपल होंगे, जितना आप क्लियर वर्ड में लिखेंगे, जितना करेक्ट होगा, आपकी पासिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद अगला है कोहेरेंस। कोहेरेंस होता है बेसिकली कि आपका जो फ्लो है लिखने का, उसमें डिसजंक्शन ना हो कि आप आर्गुमेंट ए दे रहे हैं तो आर्गुमेंट ए से अगर नेसेसरली आर्गुमेंट बी फ्लो कर रहा है तो उसको करना चाहिए। आर्गुमेंट सी और फिर बी, मतलब आर्गुमेंट आपका एक कोहेरेंट वे में लिखा हो। ये ज्यादातर पैराग्राफ्स में होता है। पैराग्राफ्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ होता है, इलस्ट्रेटिव पैराग्राफ होता है, एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ होता है और एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ होता है। तो जिस तरह की पैराग्राफ की नोयत है और जिस तरह के आर्गुमेंट की नेचर है, उसके मुताबिक आपने पैराग्राफ लिखा हो। कोहेरेंस, कनेक्टिविटी, आपके अब 4 से 5 बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं कि सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटी बैकवर्ड आपने ऐसे शुरू किया है तो आप उसमें इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपका प्रीलिमिनरी पैराग्राफ आता है कि जिसमें आप बताते हैं कि इन्वेंशन से क्या मुराद है, सोसाइटी से क्या मुराद है, इसका इन्वेंशन और सोसाइटी का फंडामेंटल रिलेशनशिप क्या है। फिर उस रिलेशनशिप से अगर आपके जो भी 5 से 6 आर्गुमेंट है वो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और क्या कहते हैं, जैसे जैसे डिबेट के स्ट्रक्चर्स हैं, कॉजेशन दे रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस दे रहे हैं, तो उनके अंदर एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि आप बेसिकली अगर इंट्रोडक्शन के बाद अगला पैराग्राफ शुरू करें तो 2 से 3 लाइनों में आपने बताना है कि मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ या कर। फिर आपने कॉजेशंस दे दी हैं तो कॉजेशन को सम अप करके अगर आपने आगे कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जाना है तो फिर आपने थोड़ा सा बताना है, मतलब उसको कनेक्ट करते जाना है। और आखिरी आपकी ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी होती है मतलब कि चीज एज इट इज। जी जी। दो क्वेश्चन है मेरे। एक नेक्स्ट पैराग्राफ करने से पहले हमने लास्ट वाले पैराग्राफ में बताना है कि हम नेक्स्ट पैराग्राफ मूव करें। नॉट नेसेसरली, नॉट नेसेसरली। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कॉजेज दे रही हैं कि फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी आप कहती हैं कि नेसेसिटी है, तो उसकी आप कॉजेज देते हैं नेसेसिटी इस वजह से है कि ये लोगों को इक्वालिटी देती है। तो आप, दूसरा है कि डिग्निटी देती है, तीसरा लिबर्टी देती है, चौथा है ग्लोबल इंपैरेटिव बन चुका है कि नेशंस को डिग्निटी देती है। तो आपने जब ये कॉजेशन के बाद कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जाना तो वहां पे 3 से 4 लाइनें जो है उनकी आपस में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी है। दूसरा यह है कि लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग यह है कि अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें आपके पास आर्गुमेंट है इक्वालिटी, डिग्निटी, लिबर्टी, कॉन्शियसनेस, फ्री, मतलब जितने भी आर्गुमेंट, तो उनकी स्ट्रक्चरिंग इस तरह करनी है कि जो मतलब लॉजिकली सबसे ऊपर बन रहा है उसको पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे। पहले तो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली ना, आपने कहा जी इतनी इतनी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर
सबसे बड़ी कॉजेशन ये है कि आपके सिस्टम को स्टेबिलिटी देती है। आज से पीछे चले जाएं तो जब डेमोक्रेसी नहीं थी तो किंग मरता था तो शहजादे लड़ना शुरू कर देते थे। अब पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर है, आपका ये आर्गुमेंट है, आप सबसे ऊपर लिख देते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ह्यूमन डिग्निटी देती है, कि हर बंदे को ये इंटाइटलमेंट इंपावरमेंट मिलती है कि मैं वोट कास्ट करके आई कैन चूज माई रिप्रेजेंटेटिव्स, आप उसको ऊपर लिख देते हैं। पर लेकिन जिस भी एंगल में आपने लिखना है, कोशिश ये करनी है कि ऊपर वाले आर्गुमेंट से नीचे वाला आर्गुमेंट फ्लो कर रहा हो। वो फिर आपकी प्रैक्टिस है ना, कि आप मुझे लिख के चेक करवाएंगे, मैं इवेलुएट करूंगा, आपको बताऊंगा ये पहले नंबर पे आना चाहिए, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी पे। ऑब्जेक्टिविटी है कि जितने आप ज्यादा फैक्ट्स देंगे, जितनी ज्यादा आप अच्छी कोटेशंस देंगे, बुक्स को कोट्स करेंगे, मतलब उस आप ऐसी चीज को पेल करेंगे कि जो अनडिस्प्यूटेड है। कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी एजुकेशन किसी भी नेशन के लिए इस वजह से जरूरी है कि आप उसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ग्लोबल इंपैरेटिव बन चुके हैं, तो आप उसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 कोट कर देते हैं। यूनाइटेड नेशन के जो राइट्स हैं उनमें से कुछ कोट कर देते हैं, कि ऑब्जेक्टिविटी आपकी आ जाती है। आप आर्गुमेंट देते हैं कि फॉर एग्जांपल जो स्किल्ड लेबर है वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती है। तो स्किल्ड लेबर फिर आप बताते हैं कि जी ये कंट्री है, इसमें इतनी स्किल्ड लेबर है, तो इसकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इतनी है। ये कंट्री है, इसमें इतनी है। तो इस कंपैरिजन से ये चीज इंटेल कर रही है कि जहां पे स्किल्ड लेबर ज्यादा होगी वहां पे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये ऑब्जेक्टिविटी आपके एसे में थ्रू आउट नजर आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी दो तरह की, एक ये है कि फॉर एग्जांपल डिग्निटी है तो एक मेरा पर्सनल आर्गुमेंट होगा। सब्जेक्टिविटी है कि मैं समझता हूँ डिग्निटी ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन क्या लार्जली इसको माना जाता है कि नहीं माना जाता? कि जो बड़े ऑथर्स हैं, जो बड़े लोग हैं जिन्होंने डिग्निटी पे बुक्स लिखी हुई हैं, वो इसको कैसे परसीव करते हैं? तो एक तो ये है ऑब्जेक्टिविटी। दूसरी ऑब्जेक्टिविटी ये है कि आप इसको सब्सटेंशिएट कितने फैक्ट्स के साथ कर रहे हैं। ये दोनों चीजें डिटरमिन करेंगी कि आपके एसे की आउटरीच कितनी ज्यादा। होपफुली ये क्लियर हो गया, बाकी ये प्रैक्टिस के साथ साथ होगा। अच्छा, जी जी श्योर। जैसे हम डिग्निटी के बारे में लिखते हैं, क्या हम इसमें हेडिंग दे सकते हैं या नहीं देते, सिर्फ पैराग्राफ साथ ही? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन, ऐसे में कोई हेडिंग नहीं होती, हेडिंग्स नहीं होती। आउटलाइन है आपके पास, आउटलाइन में आप उसको पेन पिक्चर दे देते हैं कि मैंने ये, जितने आपके आगे आर्गुमेंट्स होंगे, जितने पैराग्राफ्स होंगे, उतने आउटलाइन में दे देते हैं, ऐसे में नहीं। जी जी, वो मैं ये क्लियर करना चाह रही थी कि पहले हम आउटलाइन लिखेंगे और आउटलाइन के साथ ही हम उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि पढ़ने वाले को पता हो कि हम इस पैरे में ये चीज लिख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आपके आगे आ जाए एसे के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। वही अब आपकी बात आ गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स अब ऐसे किन किन चीजों के ऊपर जो है वो खड़ा होता है। सबसे पहले तो आपका आ जाता है थीसिस स्टेटमेंट, कि आपका फंडामेंटल आर्गुमेंट क्या है। कि अगर आपके पास ऐसे है कि फॉर एग्जांपल पोलराइज्ड पॉलिटिक्स इशू ऑफ एंड क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान 2020 में आया हुआ है, आप इसके ऊपर प्राइम आर्गुमेंट क्या देते हैं? प्राइम आर्गुमेंट होता है आपका प्राइम स्टांस, कि आप इस चीज को इस तरह देख रहे हैं। वो 4 से 5 लाइनों में लिखना होता है। मतलब ऐसे आगे आपको प्लेयर ऑफ रीडिंग, तो आप उसमें प्राइम आर्गुमेंट देते हैं कि वो जो रीडिंग है वो आपको बोर्डम से दूर करती है, आपके कॉन्शियसनेस को वेकन करती है, आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देती है। तो इस वजह से रीडिंग जो है एक प्लेयर है, कि आप जो भी स्टांस ले रहे हैं उससे 3 से 4 कोर रीजनिंग आप दे देते हैं। अगर आपको ऐसे आ गया कि फॉर एग्जांपल क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, तो आप कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो किसी भी नेशन की फॉर्मेटिव, प्रोडक्टिव और सस्टेनिंग पावर होती है। तो इस वजह से एजुकेशन डिटरमिन करती है कि किसी भी नेशन का कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट आप आर्गुमेंट दे देते हैं, ये आपका प्राइम आर्गुमेंट। उसके बाद आपकी आ जाती है आउटलाइन। आउटलाइन में आप एजुकेशन डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन,
तो उसमें आप फिर कहते हैं कि एजुकेशन फॉर्मेटिव पावर देता है, उसकी 2-3 हेडिंग्स दे देते हैं कि भाई आपके नेशनल कैरेक्टर को बनाता है, नेशन को कंसोलिडेट करता है, प्रोडक्टिव पावर कि भाई इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है, टेक्नोलॉजिकल पावर इंक्रीज करता है, साइंटिफिक पावर बनाता है, सस्टेनिंग पावर कि भाई आपकी जो वो कुरिकुलम के जरिए आइडियोलॉजिकल आपको एक इंपल्स देता है। मल्टीपल आर्गुमेंट्स हैं, जितने मर्जी आप निकाल लें, जस्ट उसको आपने फिर आउटलाइन में प्राइम हेडिंग्स देनी है। आउटलाइन में लार्जली जब हम लिखेंगे, इसका तरीका सीखेंगे, ऊपर सब्जेक्ट आ जाता है। लार्जली सारी गेम है आपके वर्ब्स की। अगर आपके वर्ब स्ट्रेंथ है, अगर आपको वर्ब्स 50 से 60 आते हैं सिनोनिम्स के साथ, कि फॉर एग्जांपल इंक्रीज है तो इंक्रीज के 6 से 7 और वर्ब्स क्या हैं, डिक्रीज है तो उसके क्या हैं, जैसे डिक्रीज, डिमिनिश, मतलब मुख्तलिफ वर्ब्स हैं। इसी तरह आपके किसी चीज को एम्पलीफाई करना है तो उसके क्या वर्ब्स हैं, मतलब आपको वर्ब्स क्लियर हो। लार्जली नाउन और एडजेक्टिव की गलती इतनी नहीं होती, एडजेक्टिव की जाके पैराग्राफिंग में होती है, वर्ब की गलती जो है वो आपकी आउटलाइन में ही आ जाती है। तो वर्ब्स आपको तकरीबन जो है आप 100 की वर्ब याद हो, मतलब 8 से 10 ही फेजेस होते हैं, वो हम पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल कुछ चीज बढ़ रही है, वर्ब एक्शन है ना, तो 8 से 10 किस्म के एक्ट्स हैं। उन एक्ट्स के अकॉर्डिंगली कि अगर ज्यादा मतलब किसी चीज को हाई करना है तो उसके लिए लैदा वर्ड होगा, ग्रेडिंग होगी। वो अगर आपने ग्रेडिंग वाइज वर्ब की क्लैरिटी, साइंस है सारी, आपने ग्रेडिंग वाइज वर्ब की क्लैरिटी कर ली है, आपकी वर्ब की गलती नहीं होगी। और आउटलाइन में आपके वर्ब ज्यादा मैटर करते हैं। उसके बाद आपने जब आउटलाइन लिखनी है तो आउटलाइन के बाद आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है पेन पिक्चर, मतलब समझ लें कि आपने अपनी सारी आउटलाइन को एक पैराग्राफ में सम अप करना है, एक में कर लें, 2 में कर लें, डजंट मैटर, लेकिन उसको अच्छे तरीके से सम अप करना है उसी से। और लार्जली आपका जो ऐसे वो पढ़ता भी है, वो इंट्रोडक्शन तक पढ़ता है, उसको क्लियर हो जाता है। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है ना, 30-40 साल का एक्सपीरियंस है, हजारों पेपर उसने हर साल चेक करने हैं, तो उसको शुरू से आइडिया हो जाता है कि आप किस जगह पे खड़े हैं। तो अगर आपकी आउटलाइन ठीक है और उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपने एक कोहेरेंट पिक्चर दे दी है कि आपने उसको बताया कि फॉर एग्जांपल ऐसे है प्लेयर ऑफ रीडिंग, तो आपने उसको बताया कि प्लेयर एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है और रीडिंग जो है मल्टीपल वेज में हो सकती है, ये भी रीडिंग है, ये भी रीडिंग है, उसके ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स जो है वो प्लेयर देते हैं। उसके बाद रीडिंग्स की फॉर्म्स हैं, कई रीडिंग्स जो है वो रेट्रोग्रेसिव हैं, कई प्रोग्रेसिव हैं। मतलब आपने जितनी भी बातें की हुई हैं इन आउटलाइन में, उनको आप इंट्रोडक्शन में सम अप कर देते हैं। उस मैक्सिमम इंट्रोडक्शन कितना लिख सकते हैं? ये चीजें देखें, जो हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ये गलत अप्रोच है। हम आपकी डिटरमिन करता है आपका राइटिंग स्टाइल क्या है, आप कितने कोहेरेंट वे में लिखते हैं। आप कई राइटर ऐसे हैं जो मतलब 100 सेंटेंसेस 2 सेंटेंसेस में लिख सकते हैं, ये तो आपके राइटिंग स्टाइल पे मैटर करता है। मेन चीज है कि वर्ड्स चाहे 100 हो जाए, चाहे 150 हो जाए, चाहे 2 पैराग्राफ हो जाए, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स कि क्या आपने जो आउटलाइन में नक्शा खींचा है, उस नक्शे को एक कोहेरेंट पैराग्राफ में बता दिया कि नहीं बता दिया, ये मैटर करता है। और उसमें आपकी ग्रामर की, लैंग्वेज की कोई गलती नहीं। अब इंट्रोडक्शन है तो उसको लिखने का, अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसकी बड़ी नेचर होती है, मुख्तलिफ तरीके हैं लिखने से। आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, आप इवेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, आप जर्नल स्टार्ट कर सकते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट लिखी और उसके नीचे शुरू हो गए। मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं, वो आपने अपने अपने डेवलप करने हैं। उसके बाद फिर आपके पैराग्राफ्स आ जाते हैं, 11 से 12 पैराग्राफ इनफ होते हैं, क्योंकि 3 घंटे में इतना ही टाइम होता है आपके पास। और फिर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आ जाती है, पैराग्राफ आ जाता है। तो कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन का रूल ये है कि आपने जो पीछे नक्शा खींचा है, जो भी चीज एक्सप्लेन की है, कंक्लूजन में उसने सम अप करनी है, और उसकी मेन ऐसे के आर्गुमेंट से कहीं भी कंट्राडिक्शन ना हो। कि आपने समझ लें कि आर्ट ऑफ राइटिंग है, क्रिएटिविटी आपकी, कि आप कितनी मुख्तलिफ तरीकों से एक ही चीज की पिक्चराइजेशन कर सकते हैं। तो आपने दोबारा फिर पिक्चराइजेशन करनी है इस तरह की कि आपने सम अप कर देना है। तो ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो आप?
अगर आप यस पे लिख रहे हैं तो जो चेकर है अगर उसका माइंडसेट नो है उसका कोई माइंडसेट नहीं है, ये रॉन्ग है। वो बेसिकली उसने आपका माइंडसेट देखना है। आप यस कहते हैं, आप नो कहते हैं, क्या आपके आर्गुमेंट्स में इतनी जान है? अगर आपने यस कहा तो क्या आर्गुमेंट्स में इतनी जान है कि यस प्रूव कर सकते हैं? हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं कि फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये यूनिवर्सली पॉजिटिव चीजें हैं। आप इनको अगर नेगेटिव वर्ड्स में लेते हैं फिर आपको बड़े जानदार आर्गुमेंट्स चाहिए अगर आप इनसे कंट्राडिक्ट करते हैं। लेकिन जैसे कुछ चीजें हैं तो वो कंट्रोवर्शियल है, आप उनमें दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। वो तो फिर नेचर ऑफ टॉपिक स्टेटमेंट डिटरमिन करेगा। लेकिन थीसिस स्टेटमेंट मैंने दोनों दफा ऐसे लिखा है और मेरे स्टूडेंट्स भी क्वालिफाई किए हैं, 16 में भी किए हैं, 17 में भी किए हैं, 18 में भी किए हैं, 19-20 मैंने 2 साल नहीं पढ़ाया। तो लार्जली मैं तो थीसिस स्टेटमेंट लिखवाता, प्रैक्टिस करवाता था। क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट का फायदा ये होता है कि आप उसको पहले सेंटेंस में बता देते हैं कि मुझे स्टांस लेना आता है। पहला ही मतलब ऐसे का है ही ये ना कि आपको एक टॉपिक स्टेटमेंट आया, आपने उस पर स्टांस क्या लेना है। कोई ऑनलाइन किसी का क्वेश्चन हो, हाँ पूछ ले जरा, फिर हम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा अभी कि ना हमें स्टांस लेना आना चाहिए, पर मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे वुमेन एम्पावरमेंट इज अ मिथ और रियलिटी। अगर पाकिस्तान के हिसाब से हम स्टांस लेते हैं तो वो एक चेंज होगा। अगर ओवरऑल फॉरेन कंट्रीज के हिसाब से हम स्टांस लेंगे तो हमारा फिर यही होगा कि नहीं, एम्पावरमेंट है बिल्कुल और ये रियलिटी है। पर पाकिस्तान में हम इसे मिथ करार देंगे, तो इस तरह कैसे हम चूज कर सकते हैं? देखिए जी, जब अगर आ गया ऐसे आपको वुमेन एम्पावरमेंट मिथ और रियलिटी, इसको आप पाकिस्तान में लेके नहीं आएंगे। अगर आप इसको पाकिस्तान में लेके आएंगे तो खुद ही आप अपने ऐसे को पर्टिकुलराइज कर देंगे। ऐसे है ही बेसिकली नेचर के, ये इंक्लूसिव और यूनिवर्सल होता है। अगर तो उसने पाकिस्तान के हिसाब से नहीं पूछा तो फिर आप इसकी बात नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो आप दोनों स्टांस ले सकते हैं। पाकिस्तान में भी बड़ी हद तक रियलिटी है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, सोशल इंटाइटलमेंट है, इतनी ज्यादा लेजिस्लेशन है। उसके बाद साइकोलॉजिकल बूस्ट भी मिला 20 साल में, तो साथ फॉलआउट्स भी हैं। आप फिर एंड में ये कह सकते हैं कि ग्लोबल कंपैरिजन से देखें तो पाकिस्तान अभी भी बहुत ज्यादा जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं ला सका। लेकिन अगर हम अपने पास्ट के साथ इसका कंपैरिजन करें, 30 साल पीछे जाए, 40 साल पीछे जाए, तो लार्जली बड़ी हद तक एम्पावरमेंट आ गई है। ये तो अब आपके आर्गुमेंट बताएगा ना कि आपने कैसे उसको सब्सटेंशिएट करना है। यहाँ पे ये अगर डिस्कशन होती है इस टॉपिक के हिसाब से, तो यहाँ पाकिस्तान में नॉर्मली यही हमें देखने को मिलता है कि एम्पावरमेंट नहीं है। तो वो ऐसे सारा एक और डिमेंशन में चला जाता है। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज, तो उसमें भी सिर्फ यही मतलब हमारी डिस्कशन हो रही होती है कि हमें ना ये राइट्स चाहिए इस तरह से। सर बस ये मुझे पूछना था कि देखिए अगर ऐसा उसमें कोई ये ना टॉपिक कि आ जाता है, उसमें यह है कि डजेंट मैटर कि आप क्या स्टांस ले रही हैं, व्हाट मैटर्स कि आप उस स्टांस को सब्सटेंशिएट कैसे कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रियलिटी नहीं है, तो फिर मैं ग्लोबल इंडिकेटर्स लूंगा, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो जेंडर इंडेक्स है उसमें से 7-8 वेरिएबल्स उठाऊंगा, उनका कंपैरिजन कर दूंगा और साथ में बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम्स है और ये जो लेजिस्लेशन है ये भी फिक्शन है, सोशल रियलिटी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उसके बाद पॉलिटिकल जो है वो भी इंटाइटलमेंट सिलेक्टिव है और वो क्या कहते हैं ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। लेकिन अगर मैं स्टांस लेता हूं कि भाई बिल्कुल है, तो मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू थर्ड मतलब 1/3 ओके सर, पॉलिटिकल थैंक यू रिप्रेजेंटेशन सो है। मच। आप ये कह सकते हैं कि भाई एजुकेशन का कंपैरिजन कि आज से 20 साल पीछे जाएं तो लिटरेसी रेट फीमेल का 20% था, आज 60% हो गया। लेजिस्लेशन देखें तो आप कह सकते हैं कि पिछले 1.5-2 डेकेड में बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन आई है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को हाईलाइट कर रही है। तो इसका फिर आप जो स्टांस ले रहे हैं, फिर उस स्टांस के मुताबिक आपकी आर्गुमेंट लिखने की नेचर बिल्कुल बदल जाएगी। ये नहीं मैटर करता कि आप कौन सा स्टांस ले रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप अपने स्टांस को सब्सटेंशिएट कैसे कर सकते हैं। आप कहते हैं कवा सफेद है, फिर आपने उसको साबित करना है कि कवा कैसे सफेद है। ये आप ऐसे का मतलब ही ये है। मतलब आप ऐसे की नेचर देखें, इसकी हिस्ट्री देखें, 16वीं सेंचुरी में पहली दफा ये वर्ड फ्लोट हुआ और उसके बाद फिर मुख्तलिफ ऐसेज न्यूज़पेपर में लिखने शुरू हो गए। आज भी फॉरेन अफेयर्स के अगर आप देखें तो उसके हर
जो आता है मैगजीन, उसमें 5 से 6 ऐसे होते हैं, तो ऐसे में वो एक स्टांस लेते हैं, फिर उसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो वो स्टांस देता है कि भाई टेक्नोलॉजी जो है इंसान को पीछे लेके जा रही है। तो पहले वो आर्गुमेंट देगा कि ये ए कहता है कि टेक्नोलॉजी कैसे आगे लेके गई, बी कहता है, बी भी आर्गुमेंट देता है, सी भी देता है, फिर उनके आर्गुमेंट को एक एक रिफ्यूट करके वो फिर अपना आर्गुमेंट सब्सटेंशिएट करता है। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन हो? sources of data collection के ऊपर एक क्वेश्चन है, what is your comment on the sources of data? हाँ, अच्छा, डाटा ये है कि आप टायर्स बनाएं। सबसे बड़ा आपका टायर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब वो बड़ी लंबी रिपोर्ट है, आप उसमें से 7 से 8 बड़े वेरिएबल उठा लें। उसके बाद ग्लोबल कंपेटिटिव इंडेक्स है, उसमें उसने 12 वेरिएबल्स दिए हैं, इंस्टीट्यूशन, डिजिटल, उसके बाद इकोनॉमी, मुख्तलिफ, उसमें से आप डाटा उठाएं, अपनी मर्जी के 5 से 6 मुल्क उठाएं। अगर डाटा आपने लेना है, फॉर एग्जांपल आप मुल्क उठा रहे हैं, तो आपने कैसे उठाना है? सबसे पहले ऊपर रखें सबसे एडवांस कंट्री, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, या वो क्या कहते हैं जापान, साउथ कोरिया हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखें तो आप उठा लें जो उससे कम डेवलप्ड है, जैसे चाइना, आसियान कंट्री हैं। फिर निकालें उससे जो कम डेवलप्ड है, जैसे साउथ एशियन कंट्रीज हैं। फिर उससे कम साउथ एशियन या ईस्टर्न यूरोप या साउदर्न यूरोप है। फिर आगे अफ्रीका आ जाता है। तो आप 4 से 5 जगह से, ज्योग्राफी में से, मुख्तलिफ में से एक एक कंट्री अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप फिर उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में से कुछ वेरिएबल्स निकाल लें, कुछ ग्लोबल कंपेटिटिव इंडेक्स में से निकाल लें। उसके बाद आप पाकिस्तान से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान बेस्ट सोर्स है मटेरियल इकट्ठा करने के लिए, तो वहां से आपने डाटा इकट्ठा करना है। लेकिन टू मच डाटा नहीं इकट्ठा करना, इतनी की आपको जरूरत भी नहीं है। आपने सिर्फ बड़े बड़े 15 से 20 वेरिएबल्स निकालने हैं और उनका फैक्चुअल एनालिसिस करना है। मैं इस सेशन में आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल कंपेटिटिव इंडेक्स, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, इसमें से डाटा हम निकालेंगे और इसको एवेलुएट करेंगे। दो चीजें ना, एक आप फैक्ट्स निकालते कैसे हैं, दूसरा आप फैक्ट्स को प्रेजेंट किस तरह करते हैं। तो हम इन दोनों चीजों में देखेंगे। प्लीज आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम सर, मैं ये एक मतलब कि मैं कह रहा था, करंट टॉपिक के हवाले से कह रहा था कि अगर डेमोक्रेसी के ऊपर अगर हमें लिखने के लिए आ जाए, ऐसे कि आपने डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स लिखना है सर, तो सर मैं मैं 3 दिन पहले मैंने टॉपिक पढ़ा था एक वर्ड टाइम जो पिछले जुलाई का है शायद, हाँ जुलाई का, कंपैरिजन बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम सर, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स सर, क्या हम उसमें वो लिख सकते हैं? पहला क्वेश्चन। और दूसरा ये कि एक उसी ही वर्ल्ड टाइम के अंदर एक टॉपिक था ईवीएम, इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन सर, जो अभी तक करंट चल रहा है सर, तो क्या हम वो भी उसमें लिख सकते हैं? और सर जी इसकी डेमोक्रेसी में हर्डल्स एंड होप्स का जो स्टांस है सर, वो हमारा क्या बनेगा सर? ये 3 है सर। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अब आपने एवेलुएट करना है। आपने पहला तो एवेलुएट करना है कि क्या डेमोक्रेसी के साथ होप्स ज्यादा एसोसिएट है कि हर्डल ज्यादा एसोसिएट है। अगर तो आप समझते हैं होप्स ज्यादा एसोसिएट है, तो बयान आपने दोनों ही करना है, होप्स भी हैं, हर्डल्स भी हैं। फिर आपने जाके कहना है कि मैंने ऊपर बताया कि डेमोक्रेसी से ये होप्स एसोसिएटेड हैं और उसमें ये हर्डल्स हैं। तो लेकिन अल्टीमेटली इसकी अगर आप नेचर देखें, होप्स और हर्डल्स दोनों एंटोनिम्स नहीं है। होप्स ये है कि डेमोक्रेसी आ कैसे सकती है, और हर्डल्स ये है कि उसमें रुकावट क्या है। तो आप अल्टीमेटली अगर आप समझते हैं कि हर्डल ज्यादा है, तो आप इसको कहेंगे कि भाई ये मेरा स्टांस है कि भाई डेमोक्रेसी जो है ना ये फिक्शन ही रहेगी, ये सब्सटेंशिएटली जो है ना इंट्रेंच नहीं होगी सिस्टम में। अगर आप कहते हैं कि होप्स ज्यादा है, लार्जली वैसे आपका व्यू ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए।
कि डेमोक्रेसी एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आपका स्टांस यही होना चाहिए कि होपफुली डेमोक्रेसी आ जाएगी, क्योंकि ना फ्यूचर को आपने प्रिडिक्ट मतलब ट्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन उसमें अगर आप ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर देते हैं तो उसका आपको कंपैरेटिवली फायदा ज्यादा हो जाता है। दूसरी चीज, प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री दोनों में ही डेमोक्रेसी है, मतलब अमेरिकन सिस्टम है प्रेसिडेंशियल है वो भी डेमोक्रेटिक है, इंग्लिश सिस्टम है पार्लियामेंट्री है वो भी डेमोक्रेटिक है, तो वो तो मींस है, सिस्टम है, वो डजंट मैटर, मेन डिबेट तो डेमोक्रेसी के ऊपर है, तो वो हम करेंगे, डेमोक्रेसी को देखेंगे, बड़ी डिटेल में देखेंगे। जी आपका क्या क्वेश्चन है? सर ये आपकी मर्जी है। सॉरी सर, लेकिन वो टाइम प्रेशर में जो हाँ, बना है कोई सर थीसिस स्टेटमेंट की अप्रोप्रिएट जो इसकी एज कौन सी है? कुछ कहते हैं कि आउटलाइन में मतलब हमें थीसिस स्टेटमेंट अपना लिख देना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि इंट्रोडक्शन जब हमारा कंप्लीट होता है तब हमें अपना स्टेटमेंट देना। देखो वो दो तरह का थीसिस स्टेटमेंट होता है, ये भी आपको क्लियर, एक ये है कि आपका प्राइम आर्गुमेंट, वो जो दूसरा थीसिस स्टेटमेंट है ना जो इंट्रोडक्शन के बाद आता है, वो आता है कि मैं इस ऐसे में ये बयान करने लगा हूं कि ये ऐसे आपको बताएगा कि डेमोक्रेसी में के पाकिस्तान के साथ होप्स के हैं और क्या क्या इसमें हर्डल्स हैं, और इन द एंड ये कुछ जो है ना रेमेडीज प्रपोज करेगा जिनकी वजह से होप्स जो है उनको रियलाइज किया जा सकता है और हर्डल्स को खत्म किया जा सकता है। वो आपने मतलब कौन बताना है कि ऐसे में आगे मेरी पिक्चर क्या होगी। अच्छा, अब अगला मेन क्वेश्चन है ना, अब हम ये जेनेरिकली एब्स्ट्रैक्टली हमने देखा ऐसे ये है, इसके ये फीचर्स हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये इसकी वो क्या कहते हैं ना एक अच्छे ऐसे की एसेंस होती है। अब हमारा सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं लिखनी आती, तो ऐसे को कैसे तैयार करना है? सबसे प्राइम चीज है आपकी रीडिंग। अच्छा, रीडिंग में ज्यादा कॉम्प्लेक्स रीडिंग की तरफ ना जाएं, इजी कंप्रीहेंसिबल और इंक्लूसिव रीडिंग हो, कि आप हिस्ट्री पे भी पढ़ें, थोड़ा बहुत लिटरेचर को भी पढ़ें, पॉलिटिक्स को पढ़ें, इकोनॉमी को पढ़ें, सोसाइटी को पढ़ें, कल्चर को पढ़ें, मोरालिटी को पढ़ें, टेक्नोलॉजी को पढ़ें, मतलब इस पे आपने 4-4 5-5 अच्छे ऐसे पढ़े हों। सबसे अच्छा सोर्स इसमें यह है कि फॉरेन अफेयर्स की अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, 1920 से लेके अभी तक उनके जितने ऐसे हैं वो सारे ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं भी आपको दूंगा कि भाई टेक्नोलॉजी पे अगर आपने पढ़ना है तो ये 4 पर्सपेक्टिव पढ़ लें। उसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ लें, या आप इसी तरह वो क्या कहते हैं बुक है उसकी, नेपोलियन हिल की बुक्स हैं एक दो, वो आसान लिखी होती हैं, उसको पढ़ लें कि आपकी बेसिक इंग्लिश और सेंटेंसिंग ठीक हो जाए। वो एक बुक है 1886 में लिखी, मेंटल एबिलिटी उसका नाम था, वो कहता है कि अगर आपने अच्छा राइटर बनना ना, तो उसके लिए जरूरी है कि आप एटलीस्ट पर वीक 30 से 40 सेंटेंसेस क्रैम करें, और क्रैम इस तरह करें कि वो आपके माइंड में इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए, कि आपने सेंटेंस क्रैम किए हैं 30 से 40, तो 30 से 40 तरीके हैं सेंटेंस को शुरू करने के, सेंटेंस को लिखने के, तो वो अगर आपके माइंड में इंस्टीट्यूशनलाइज हैं तो आप एक कॉन्शियस इमिटेशन करेंगे, वो इमिटेशन से फिर आपके लिए आसान हो जाएगा लिखना, आपका फ्लो बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आगे वो जो कॉन्शियस इमिटेशन में जो गलतियां वो इवेल्युएशन से ठीक होती हैं। तो सबसे मेन चीज ये है कि आप जो भी अच्छा कुछ सेंटेंस पढ़ें उसको लिख लें, उसको क्रैम करें, वो स्लोली स्लोली फिर आपकी वो माइंड का परमानेंट पार्ट बन जाएगा। दूसरा ये है कि आपको रीजनिंग का प्रोसेस क्लियर हो, कि जैसे हम सबसे ज्यादा जो लॉजिक की रीजनिंग के 2 मेथड है, एक है इंडक्टिव और एक है डिडक्टिव। इंडक्टिव होता है कि आप पर्टिकुलर से जनरल की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई यूरोप में एजुकेशन लिटरेसी 100% है, तो डेमोक्रेसी जो है ना उधर कॉन्टिन्यूसली इंट्रेंच्ड है। आप क्या अगला आप देते हैं फिर साथ ही कि भाई अफ्रीका में या मिडल ईस्ट में लिटरेसी इतनी है और डेमोक्रेसी जो है ना वो बार बार स्ट्रगल कर रही है, आसियान में डेमोक्रेसी है, एजुकेशन इतनी और डेमोक्रेसी स्लोली स्लोली स्ट्रेंथन हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि ये सारी गुफ्तगू इंटेल करती है कि जितनी ज्यादा एजुकेशन होगी उतनी ज्यादा डेमोक्रेसी होगी, इसको इंडक्टिव कहते हैं। दूसरी मेथड होता है डिडक्टिव,
डिडक्टिव होता है कि जर्नल से पर्टिकुलर प्रोसीड करते हैं, कि आप जैसे कहते हैं कि एक मैन इज अ रैशनल एनिमल, एक आर्गुमेंट है, आप कहते हैं ए इज अ मैन, सो ए इज अ रैशनल एनिमल, के पर्टिकुलर इंस्टेंस करते हैं। ज्यादातर आपकी जो कंक्लूजन होता है वो डिडक्टिव होता है, और बाकी सारा ऐसे आपका इंडक्टिव होता है कि आपने बार बार फैक्ट्स दे के पर्टिकुलर से जर्नल आर्गुमेंट की तरफ मूव करना है। इंडक्टिव में भी जो सबसे बड़ी वो चीज यूज होती है आपके आर्गुमेंट है, उसको बोलते हैं एनोलॉजी। एनोलॉजी होती है सिमिलैरिटी ऑफ इंस्टेंसेस, कि फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान की किसी के साथ एनोलॉजी ड्रा करनी है तो वो बेस्ट है इंडिया या बांग्लादेश। मतलब उठ पाकिस्तान का फॉरेन कंपैरिजन यूनाइटेड स्टेट से नहीं करना। पाकिस्तान है तो ज्यादातर आपका कंपैरिजन कहां पे होगा? अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आसियान, ये वाले एरियाज में होगा, मिडल ईस्ट के साथ। एनोलॉजी अगर आप इसी तरह वो क्या कहते हैं, जो भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं तो आपने देखना है कि इससे सिमिलर चीजें कौन सी हैं, प्राइमरीली वो है। दूसरा है आपका फैक्ट्स, आप फैक्ट्स देते हैं, आपके पास डाटा है, उस डाटे के साथ सब्सटेंशिएट करते हैं। तीसरा है आप अथॉरिटी को कोट करते हैं, वो अथॉरिटी कोई बुक भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप आइडेंटिटी क्राइसिस पे लिख रहे हैं तो फुकुयामा को कोट कर देते हैं, आप कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट पे कर रहे हैं तो हंटिंगटन को कर देते हैं कोट, आप इकोनॉमी पे कर रहे हैं तो मार्क्स या स्मिथ को कोट कर देते हैं, या उनकी बुक से रेफरेंस दे देते हैं। तो ये तीन मेन चीजें होती हैं। अगर आपको ये तीनों क्लियर है, क्योंकि एनोलॉजी की क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। एनोलॉजी अगर आपकी क्लियर है, आपकी लॉजिक की गलती नहीं हो सकती। लार्जली इंडक्टिव नॉलेज ही चलता है। तो हम इसको सेशन में, इस सेशन में एनोलॉजी को डिटेल में देखेंगे और उससे ऐसे की जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। दूसरा आपको क्लियर होना चाहिए ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी में मेन चीजें क्या हैं। आपको पता हो कि ओशंस कहां पे हैं, उससे आप मैरीटाइम ट्रेड का हिसाब लगा सकते हैं। आपको पता हो कि प्लेन्स कहां पे हैं, रिवर वैलीज कहां पे हैं, या प्लेन्स कहां पे हैं। जहां जहां प्लेन है वहां वहां वो एंशियंटली रिच लैंड्स रही हैं, तो वहां की हिस्टोरिसिटी ज्यादा है। कहां कहां पे माउंटेन पासिस हैं, जहां जहां माउंटेन पासिस हैं वहां वहां जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे आर्मेनिया अजरबैजान का कॉकसिस के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है, अफगानिस्तान में माउंटेन पासिस हैं, हिंदू कश, और ये थ्रू आउट अफगानिस्तान में गुजरता है। वो ज्योग्राफी ही जियो, मतलब अफगानिस्तान इस वक्त बड़ा लाइमलाइट है, तो अगर आपने उसका एनालिसिस करना है तो सबसे पहले ज्योग्राफी उसकी इस तरह की है कि वहां पे कोई कोहेरेंट स्टेट स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, क्योंकि एरियाज बहुत ज्यादा हैं जहां पे जाके लोग एस्केप कर सकते हैं, माउंटेनियस टेरेन है। उसके बाद आपके जहां जहां स्ट्रेट्स हैं, कि जैसे पनामा स्ट्रेट है, जैसे वो क्या कहते हैं मलाक्का स्ट्रेट है, उसके बाद जिब्राल्टर स्ट्रेट है, स्कैंडेवियन में स्ट्रेट है, तो वहां वहां रिच कमर्शियल सिविलाइजेशन होगी, वहां पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज्यादा होगी और कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा लार्जली इंट्रेंच्ड। तो जब आपकी ज्योग्राफिकल क्लैरिटी है तो उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आपको आ गया कि भाई फॉर एग्जांपल कोई ऐसे आ गया है और उसमें आपने ज्योग्राफी से आर्गुमेंट देना है कि फॉर एग्जांपल के अफगानिस्तान से रिलेटेड आ गया, या तो आप उसमें कह सकते हैं कि बेसिकली अफगानिस्तान में की ज्योग्राफी इस तरह की है, ना ही वो लैंडलॉक कंट्री है, ट्रेड भी नहीं हो सकती, और माउंटेनियस टेरेन है जिसकी वजह से स्मूथ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो भी ट्रेड नहीं देता। फिर रिवर प्लेन्स नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, तो इस वजह से स्टेट की इकोनॉमिक बेस नहीं है। मतलब आर्गुमेंट सीधा सीधा जी, एक तो ये है ना कि तालिबान की आइडियोलॉजी फतह कर गई और उस फतह ने जो है ना मुल्क फतह कर, मतलब तालिबान ने अफगानिस्तान फतह कर, ये एक सबसे सीधा सीधा आर्गुमेंट है। आप ऐसे कर रहे हैं तो आपने फिर उसकी आउटरीच बढ़ जानी है, आपके एनालिसिस बढ़ जाएंगे, आपने उसकी इकोनॉमी भी देखनी है, आपने उसकी पॉलिटिक्स भी देखनी है, आपने उसकी ज्योग्राफी भी देखनी है, आपने उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना है, आपने कल्चर को भी देखना है कि उसका नोमैडिक कल्चर है, बारबेरिक कल्चर है, ट्राइबल कल्चर है, इस वजह से वहां पे एक लॉ बेस्ड सोशल ऑर्डर नहीं है। मल्टीपल रीजंस है।
ऐसे यही है कि आपकी इंटेलेक्चुअल आउटरीच कितनी है, उसके लिए आपको फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी और वो क्या कहते हैं ना, एक लॉजिकल कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि ज्योग्राफी आपको क्लियर है, दूसरा आपको हिस्ट्री क्लियर है, हिस्ट्री में भी 10 बेसिक स्ट्रक्चर्स बेसिकली आपको क्लियर है। 10 बेसिक स्ट्रक्चर बड़े कहाँ पे हैं जो, और ऐसे आता भी इन स्ट्रक्चर्स में से ही है। और ये 10 मेन स्ट्रक्चर जो हैं वो ह्यूमन नॉलेज की बेस हैं, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, मोरालिटी, उसके बाद रिलीजन, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, मतलब ये 10 एक स्ट्रक्चर है, मैंने लिखे हुए हैं इसमें। तो वो 10 स्ट्रक्चर जो है वो सब्सटेंशिएट करते हैं कि आपका मतलब वो पैरामीटर्स हैं, वो पैराडाइम्स हैं जिसमें जाके आप मतलब अफगानिस्तान में आ रहा है तो ज्योग्राफिकल आर्गुमेंट होगा, इकोनॉमिक आर्गुमेंट होगा, टेक्नोलॉजिकल आर्गुमेंट होगा, पॉलिटिकल आर्गुमेंट होगा, सोशल आर्गुमेंट होगा, मोरल आर्गुमेंट होगा। वो सारे फिर आर्गुमेंट एज पर द नेचर ऑफ टॉपिक स्टेटमेंट उनको लॉजिकल कोहेरेंस में आप दे देंगे। उसके 10 स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हो, और 10 स्ट्रक्चर मतलब फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी है तो उसकी हिस्ट्री क्या है, कहां से लेके कैसे अभी तक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है, वेरियस एवोल्यूशनरी फेजेस क्या थे। जैसे पॉलिटिक्स है तो पहले ट्राइब बना, ट्राइब के बाद स्टेट बनी, एम्पायर बनी, फिर नेशन स्टेट आ गई। सोसाइटी है तो सबसे पहले फैमिली, फिर विलेज, फिर टाउन, और फिर ग्लोबलाइजेशन। फिर इसी तरह आप मोरल देख रहे हैं तो मोरल डेवलपमेंट किन किन फेजेस में हुई कि गुड और बैड की तमीज आज से जो 100 साल पहले थी वो आज नहीं है। मतलब फेमिनिज्म एक मोरल आर्गुमेंट है कि आपने खवातीन को इक्वल डिग्निटी देनी है, आज से 100 साल पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं था एग्रेरियन सिविलाइजेशन में। तो ये आपको इनकी कनेक्टिविटी क्लियर हो। फिर आपका क्या क्या कुछ बेसिक आइडियोलॉजिकल पैराडाइम्स हैं जो रिलेटेड है हर एक से। जैसे इकोनॉमी है तो उसके 3 बड़े पैराडाइम है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म या मार्क्सिज्म और मर्केंटाइलिज्म। पॉलिटिक्स है तो उसकी लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, नेशनलिज्म, फैशिज्म, फेमिनिज्म, मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। इसी तरह सोशियोलॉजी है तो फंक्शनलिज्म, इंस्टीट्यूशनलिज्म। उसके बाद अगर आप वो क्या कहते हैं आपका है उससे रिलेटेड फिलॉसफी से तो रैशनलिज्म, इंपेरिसिज्म, ये मतलब मुख्तलिफ पैराडाइम्स हैं जिनके अंदर जाके आप आर्गुमेंट ढूंढ सकते हैं, ये आपको सपोर्ट देते हैं। तो वो हम इनको ये देखेंगे इसमें सारे में, और फिर मुख्तलिफ एसेस प्रैक्टिस करेंगे। पर्टिकुलरली हम 2016 से लेके 21 तक के सारे ऐसे करेंगे। सबसे बड़ा फियर फैक्टर जो मैंने देखा है ना, हमने अपने कंफर्ट जोन से नहीं जाते कि हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी या एजुकेशन आसान टॉपिक्स हैं, हम इनकी तैयारी कर लेते हैं। अब उसका टिल्ट ये है कि वो इनमें से आसान ऐसे नहीं देता, स्टेटमेंट को बड़ा घुमा के देता है। अगर आपने, और जो बाकी भी टॉपिक्स आते हैं जैसे टेक्नोलॉजी से आ जाता है, जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से आ जाता है, वो भी आसान टॉपिक है। मेन चीज ये है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप उसके अंदर जाके आर्गुमेंट्स को ढूंढ सकते हैं। जी जी क्या मतलब ऐसे हो सकता है कि हम जब ऐसे प्रोडक्ट कर देते हैं तो इंटरेस्ट अपना पसंद किया जाता है, तो क्या मतलब ऐसे भी प्रोडक्ट उस चीज को किस तरह से कम? मैंने बताया लफ्ज ऑब्जेक्टिविटी, जहां पे आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट आ जाए उसको आपने अंडरमाइन कर देना इन फेवर ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट कि लार्जली क्या सम। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और कारगिल पे लिखना चाह रहे हैं तो फिर कारगिल में पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव प्रिवेल करे। अगर आप पाक अफेयर्स का पेपर कर रहे हैं तो आपकी इस्लामिक और पाकिस्तान आइडियोलॉजी, नेशनलिज्म आइडियोलॉजी, तो वो आर्गुमेंट प्रिवेल करते हैं। कंट्राडिक्टरी आर्गुमेंट आप दे सकते हैं, वो दे के आप उसको बताते हैं कि यार मुझे पता ये भी है, फिर आपकी आर्ट है कि उन सारों को रिफ्यूट करना है आपने। तो वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता कि आप उस मतलब यही नॉलेज की वो गेम भी है, आप कवा सफेद भी कर सकते हैं, काला भी कर सकते हैं। आपने अपनी यूटिलिटी देखनी है कि पेपर में मैंने उससे मार्क्स लेने हैं तो मैंने इसका बाद सफेद करके लेने हैं कि काला करके लेने हैं, ये नॉलेज की यूटिलिटी है। अच्छा, उसके बाद
5 लेवल्स ऑफ एनालिसिस होते हैं कि पहला लेवल है इनऑर्गेनिक कि आप ज्योग्राफिकल लेवल पे देखते हैं, दूसरा है इंडिविजुअल, तीसरा सोशल, चौथा नेशनल, पांचवा ग्लोबल के फॉर एग्जांपल ऐसे आ गया आपको रिलेटेड जर्नल आ गया एजुकेशन के ऊपर, तो एजुकेशन का इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, एजुकेशन सोशल लेवल पे क्या करती है, एजुकेशन नेशनल लेवल पे क्या करती है और एजुकेशन ग्लोबल लेवल पे क्या कर रही है। तो आप अगर तो आपको जेनेरिक ऐसे आ गया तो आप सारे लेवल ऑफ एनालिसिस अकाउंट फॉर करें। कई दफा वो पूछ ही एक लेवल ऑफ एनालिसिस देता है, जैसे ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज बैकवर्ड, तो सोशल लेवल पे एनालिसिस है। वो कहता है कि भाई मिनॉरिटीज ऑफ फेट नो वन वांट्स, कैन नेशन बी इंक्लूसिव, अब नेशनल लेवल पे आपका एनालिसिस है। तो ये आपने शुरू में डिटरमिन करना होता है कि मेरा लेवल ऑफ एनालिसिस क्या है और मैंने किस लेवल के ऊपर जाके बात करनी है। अच्छा, इस सारे में जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है ना, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ये सारा कुछ है। अगला प्रोसेस आ जाता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग ओवरऑल ही बड़ी यूजफुल होती है। आप पाक अफेयर्स का चाहे पेपर है, करंट अफेयर्स का पेपर है, इस्लामिक स्टडीज का पेपर है, कोई भी ऑप्शनल है, आपने पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग ये है कि ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे माइंड में क्या है। अब टाइम होता है 5 से 7 मिनट। वैसे तो हम सोचे ना कि आज मैंने एक टॉपिक सोच लिया तो कल मैं इस पे लिखूंगा, तो फिर तो आपके पास एक दिन है ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, माइंड के कोने कोने में भी जो चीज है आप खदेड़ के ले आएंगे। लेकिन 5 मिनट में आप किसी स्ट्रक्चर के अंदर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं कि आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो, उस स्ट्रक्चर में सोचते जाएं और आपके पास वो क्या कहते हैं आर्गुमेंट्स आता जाए। कि फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे आ गया चेयर के ऊपर, तो सबसे पहले तो आपने देखना ये है क्या। आपने कहना ये चेयर है। किसी भी चीज की डेफिनेशन या उसके बनने पे, उसके पर्पस पे या यूटिलिटी के ऊपर प्रमाइज करती है लार्जली। तो चेयर ये ऐसी चीज है कि जो बैठने के लिए यूज होती है। तो इसका ओरिजिन क्या है, आगे अगली चीज आ जाएगी कि उसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन ये है कि जब ये चेयर देखें तो आपको हजारों साल पहले भी चेयर नजर आएगी, लकड़ी की बनी होगी, फिर उसने एवोल्यूशन की कि सबसे पहले फटा बना, फिर वो लकड़ी की कुर्सी बन गई, फिर लकड़ी से आगे ये चेयर बन गई, फिर अब तो आजकल कंफर्टेबल है, मसाज चेयर भी आ गई है। तो मल्टीपल आपकी वो क्या कहते हैं ना आउटरीच है कि एक ही चेयर को आप देख रहे हैं कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ और इसका एवोल्यूशन हुआ। उसके बाद ये क्यों है, ये बैठने के लिए है, मतलब क्लासरूम में यूज होती है, ऑफिस में यूज होती है, लार्जली एक ऑर्डर देती है। अगर आप ये ना हो तो फिर एक डिसऑर्डरली वे में बैठेंगे। फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कंफर्टनेस है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन क्या है कि चेयर मसलसल इंप्रूव होती जा रही है कि लार्जली और ज्यादा से ज्यादा लेयर दें। इसी तरह आपको डेमोक्रेसी आ गया फॉर एग्जांपल। आप सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी एक आइडियोलॉजी भी है, नजरिया भी है, लिबरलिज्म से एसोसिएटेड, और ये एक इंस्टीट्यूशन भी है जिसमें पार्लियामेंट है, कैबिनेट है, पॉलिटिकल पार्टी है। और इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन इसका अगर हम वो क्या कहते हैं सोशल लेवल पे देखें तो ट्राइबलिज्म में है, और अगर हम इसका हिस्टोरी देखें तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो ग्रीक्स की पॉपुलर डेमोक्रेसी थी। फिर उसके बाद इटालियन रिपब्लिक्स आ गए, फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आ गई, फिर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी आ गई, फिर पॉपुलिस्टिक डेमोक्रेसी आ गई, और वेरियस फेजेस हैं। फिर ये क्यों है, इसकी पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर है, सेल्फ कॉन्शियस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आता है, डिग्निटी आती है, इक्वालिटी आती है, लिबर्टी आती है, ज्यादा से डेवलपमेंट आती है नेशनल। जो नेशंस ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं वो ज्यादा पीसफुल और प्रोडक्टिव हैं। उसके बाद फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस यही पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। कि पॉजिटिव में मैं ये बताया नेगेटिव पॉपुलिज्म है, मेडियोक्रेटी है, कि सारे लोग इनहेरेंटली इक्वल नहीं है। कई लोग ज्यादा कि किसी में मेंटल एजिलिटी ज्यादा है, किसी में मेंटल एफिशिएंसी ज्यादा है। तो अगर उनमें ज्यादा है तो क्या उनका 1 वोट होना चाहिए कि 10 वोट होना चाहिए, एक बड़ी पुरानी बहस है। पॉपुलिज्म आ जाती है कि आम लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको इमोशनल अपील करते हैं पॉलिटिशियंस। फिर इसकी नेचर क्या है, आप देखें जैसे जैसे मतलब टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया आ गया तो डेमोक्रेसी का बिल्कुल वो नेचर ही चेंज हो गई। अब जी इंक्लूसिव हो गई है, ये भी तो डेमोक्रेसी है ना।
कि आप अपने आप को रियल टाइम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपको एक गवर्नमेंट की पॉलिसी से इख्तलाफ है, आप उसी वक्त क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप एग्जेक्टिव आपका काम नहीं ठीक कर रहा, आप उसको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट, पॉलिटिशियन की आउटरीच ज्यादा बढ़ गई है, तो मतलब नेचर चेंज हो रही है, दुनिया में पॉपुलिज्म ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, इमोशनल अपील, सोशल मीडिया पे इंटीग्रेशन की वजह से ग्रुप्स बन गए हैं, मतलब अब देखिए डेमोक्रेसी है तो इसके साथ टेक्नोलॉजी भी रिलेटेड है, इसके साथ सोसाइटी भी रिलेटेड है, इसके साथ इकोनॉमी भी रिलेटेड है, कि फॉर एग्जांपल जो मिडिल क्लास कंट्रीज है, जहां पे मिडिल क्लास ज्यादा है वहां पे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन है, जहां पे स्किल्ड लेबर और वो क्या कहते हैं इकोनॉमिक फ्लरिशिंग, इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, वहां पे डेमोक्रेसी ज्यादा है, जहां पे टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, एजुकेशन ज्यादा है वहां पे डेमोक्रेसी ज्यादा है, जहां पे वो क्या कहते हैं सेंस ऑफ डिग्निटी, साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ डिग्निटी और वो क्या कहते हैं आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस ज्यादा है, वहां पे डेमोक्रेसी है। आपके बाकी सारे स्ट्रक्चर उसके साथ रिलेटेड है, कि फिलॉसफी जहां पे रैशनलिज्म है वहां पे डेमोक्रेसी ज्यादा है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, रैशनल चॉइस, कि हर बंदा रैशनल है और उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो चॉइस, उसके पास ये है कि वो अपनी रैशनल फैकल्टीज को फ्रीली यूज करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर ले। कोर डेमोक्रेसी का ये है कि जिसके ऊपर ये सारी आइडियोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं। तो आपके पास जब मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होंगे और उनकी क्लैरिटी होगी तो आप फौरन अपना आर्गुमेंट जो है वो फेच कर लेंगे कि ये इसका ये आर्गुमेंट है। इसी तरह एजुकेशन है तो ये भी है कि भाई फॉर एग्जांपल एजुकेशन एक चीज है कि आपको इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व है, आपकी स्किल, आपका नॉलेज और आपकी मोरल इनलाइटनमेंट, कि आपको अच्छे बुरे की तमीज है, आपको स्किल्ड है आपके पास और बेसिक कॉन्शियसनेस या नॉलेज है। इसका ओरिजिन कि भी एजुकेशन जो है वो गोज बैक, हजारों साल पुरानी इसकी तारीख है, लेकिन इसको जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया वो ग्रीक्स ने किया, उसके बाद मुस्लिम्स ने यूनिवर्सिटीज बनाई, उसके बाद वो प्रिंटिंग प्रेस ने एजुकेशन में लिटरेसी ज्यादा से ज्यादा लोगों की आउटरीच बढ़ा दी, फिर मॉडर्न वर्ल्ड में एजुकेशन एक नेशनल इंपेरेटिव बन गया। तो इसको अब इसके अब एजुकेशन है तो इसके नुकसानात कोई नहीं, इसके फायदे ही फायदे। नुकसानात ये हैं कि जब डॉक्ट्रिनल आइडियोलॉजिकल एजुकेशन होगी तो उस वक्त नुकसानात हो जाएंगे, जैसे फ्रांस जर्मन में हिटलर से पहले आइडियोलॉजिकल एजुकेशन ने पूरे नेशन को ही मिलिट्रिस्टिक बना दिया। तो फिर आप इसको इस तरह करके लिख सकते हैं। फिर इसके अभी नेचर क्या, अभी देखें आप, अगर आप इसकी नेचर देखें, पहले आज से 40 साल पहले ग्लोबल इंपेरेटिव था कि 100% लिटरेसी लेनी है, अब ये है कि 100% जो है वो एडवांस कंट्रीज में सेकेंडरी एजुकेशन भी हो चुकी है, और उनका यह है कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन के साल बढ़ रहे हैं, कि ज्यादा से ज्यादा लोग पीएचडी कर रहे हैं और एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अच्छा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिफ्लेक्ट्स ग्लोबल एस्पायरेशंस, कलेक्टिव एस्पायरेशंस, जिसके ऊपर सारे नेशंस मुतहद हैं कि ये चीजें जो हैं तरक्की की तरफ लेके जाती हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, उसको हम डाटा वाइज देखेंगे तो उसमें भी हमें एजुकेशन भी मिलेगा। अब जितने ये कॉन्सेप्ट्स हैं, डेमोक्रेसी भी मिलेगी, इंस्टीट्यूशंस भी मिलेंगे, रूल ऑफ लॉ भी मिलेगा, उसके बाद फेमिनिज्म से रिलेटेड भी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर गोल आपको मिलेगा। तो मतलब इस तरह देखने का तरीका है। अगर आप डेमोक्रेसी को सिर्फ करंट पर्सपेक्टिव में करेंगे फिर आपका ऐसे होलिस्टिक, कंप्रीहेंसिव, इंक्लूसिव नहीं हो सकता। अगर आप डेमोक्रेसी को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं और उसमें बताते हैं कि पर्टिकुलर इस टाइम एंड स्पेस में क्या इंप्लीकेशंस हो रही हैं, तो फिर आपका ऐसे जो है वो जस्टिफाई होगा कि वाकई इट इज अ गुड पीस ऑफ राइटिंग। तो हम इधर क्या करेंगे, बेसिकली हम सबसे पहले तो लॉजिक करेंगे कि ऐसे आर्गुमेंट लिखने का तरीका क्या है और रीजनिंग करने का प्रोसेस क्या है और सेंटेंस की क्या फॉर्म्स होती हैं और क्या वो क्या कहते हैं ना उसकी मेथोडोलॉजी होती है, पहला। दूसरा, हम लार्जली जो ये 10 स्ट्रक्चर्स है ना उसमें से एक एक स्ट्रक्चर उठाएंगे, जैसे टेक्नोलॉजी उठाया
उस पे मैं आपको आर्गुमेंट्स फर्निश करके दूंगा। फिर हम देखेंगे कि उसमें से पास्ट में हर साल टेक्नोलॉजी पे एक ऐसे आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। एंसेस्टर्स की लग्जरीज हमारी नेसेसिटीज है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो हम उसमें से 1-2 मैप एज ए प्रैक्टिस करवाऊंगा, बाकी 3-4 आप खुद प्रैक्टिस करके आएंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे, पहला 15 से 20 दिन के सिर्फ वो क्या कहते हैं जस्ट आउटलाइन और इंट्रोडक्शन लिखना। हम स्टेप वाइज चलेंगे कि सबसे पहले आउटलाइन थीसिस स्टेटमेंट आपको लिखनी है, आउटलाइन लिखनी है, फिर इंट्रोडक्शन, फिर आगे वाले पैराग्राफ और फिर एंड पे कंक्लूजन, कि मतलब एक एक स्टेप्स से हम चलेंगे। एक पहले दिन में आपसे पूरा ऐसे नहीं लिखवाऊंगा, वो जाके आप महीना 1.5 महीना बाद लिखेंगे। फिर हम इसी तरह टेक्नोलॉजी या फिर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में मुख्तलिफ ऐसे आ जाते हैं जैसे पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि लाइफ थ्रोज लेमन मेक इट अ लेमोनेड, बेस्ट हैंड आपका अपना ही है, मतलब बेस्ट फ्रेंड आपका अपना हाथ का एंड ही है। इस तरह के मुख्तलिफ ऐसे आते हैं जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। फिर हम इकोनॉमी से देखेंगे, इकोनॉमी से ऐसे हर दफा आता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन इकोनॉमी हर ऐसे में आर्गुमेंट है, कोई ऐसे ऐसा नहीं है जिसमें इकोनॉमी आर्गुमेंट नहीं है। हम सोसाइटी, कल्चर, मोरालिटी, पॉलिटिक्स, इन सारों को देखेंगे और उसमें से ऐसे देखेंगे। कोशिश करेंगे कि हम ये जो 50 आउटलाइंस है ना, मैं आपसे लाजमी बनवाऊं 2016 से लेके 21 तक की। सर करंट अफेयर्स से किस तरह मतलब अब आजकल जैसे अब लाजमी आएगा करंट पाकिस्तान में और दुनिया में, करंट अफेयर्स इज अ स्टैग्नेंट अफेयर्स। ये हर साल वही सवाल होते हैं, कश्मीर पे आ जाएगा, अफगानिस्तान पे आ जाएगा, पाकिस्तान से रिलेटेड पॉलिटिक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड आ सकता है, ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स है तो उसमें चाइना यूएस में से एक सवाल लाजमी आएगा, एक सवाल आपको रीजन में से आ जाएगा, एक पाकिस्तान के किसी के साथ रिलेशनशिप पे आ जाएगा, एक पाकिस्तान के डोमेस्टिक वर्ल्ड में आ जाएगा, एक कोई ग्लोबल इशू आ जाएगा, जैसे इस दफा अजरबैजान और आर्मीनिया के ऊपर उसने कहा कश्मीर के साथ इसकी एनालॉजी ड्रा करो। तो अगर देखें अब ज्योग्राफी आपकी क्लियर है तो कश्मीर भी माउंटेनियस टेरेन पे है और वो भी माउंटेनियस टेरेन पे है। सबसे बड़ा आर्गुमेंट तो एनालॉजी वाला यही है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। देखिए इतना पर्टिकुलर वो नहीं जाता, वो लार्जली देखिए मेन चीज है कि चाइना पे क्वेश्चन चाहे हांगकांग के जमरे में आ जाए, चाहे ताइवान के जमरे में आ जाए, चाहे ट्रेड वार के जमरे में आ जाए, प्राइम जो नीचे कोर चीज है वो है पावर स्ट्रगल फॉर ग्लोबल प्राइमेसी। चाइना इज असर्टिंग इटसेल्फ, वो ईस्टर्न बॉर्डर पे भी कर रहा है अपने आप को, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी कर रहा है और ग्लोबल अफ्रीका में भी पैसे लगा रहा है। अफगानिस्तान में स्टेबलाइजेशन की आगे चाइना के ऊपर जिम्मेदारी आनी है। तो मतलब नीचे देखो ट्रेस करना होता है आपने नीचे कोर कि ये एरिया, ये स्ट्रक्चर है जिसमें से मुझे सवाल आया, उस स्ट्रक्चर को बुनियाद रख के उसके अंदर फिर उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करनी है। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक हो गया। कल से हम इसको रेगुलरली स्टार्ट करेंगे। हम पहले सबसे पहले जो है ना कल लॉजिक से और साथ 1-2 टॉपिक जो है ना उनको स्टार्ट करके तो शुरू कर देंगे। हाँ यार जरूरी और ना जरूरी आप कुछ भी नहीं है ऐसे में। कई लोग आउटलाइन भी नहीं लिखते, उनका ऐसे पास हो जाता है, लेकिन एक सेफ साइड पे लिख लेना चाहिए। वो हम यही कोशिश करेंगे ना कि आपका गलत ना हो। जब आप 40 से 50 थीसिस स्टेटमेंट प्रैक्टिस कर लेंगे फिर गलत नहीं होता। हाँ तो ये एंड पे लिखते हैं ना थीसिस स्टेटमेंट, एंड थीसिस स्टेटमेंट आप ज़हन में बना लेते हैं, पीछे लिख लेते हैं। जब आप एंड पे आपने पूरा ऐसे लिख लिया तो उसकी समझने के कोर एक पिक्चर आप दे देते हैं। सर काइंडली कोई डिफरेंट मत कर दे फिर ना और की जो ना जैसे सर मैंने ना अफगान और 9/11 और सोवियत वॉर की उसमें मैंने वो पढ़ी थी, दोस्त फॉर स्टीव। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ी है मैंने, पढ़ी। मतलब ना उसकी
उसने ना कोहेरेंट और ना लीज पे जाके अमेरिकन इंटरेस्ट थोड़ा सा शो हुआ था, फिर उसका सेकंड वॉल्यूम का डायरेक्टोरेट ऐसा भी मैंने, सर कोई इस तरह की उस राइटर के कैलिबर की कोई वियतनाम और इराक वॉर। यार अब इतनी डीप तो मुझे जाके अपने नीचे लाइब्रेरी देखनी पड़ेगी, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। लेकिन ओवरऑल ना एक बुक है हिस्ट्री ऑफ 20th सेंचुरी, वो मेरे पास पीडीएफ में पड़ी हुई है, आई कैन शेयर विद यू पीपल। वो बहुत अच्छी बुक है, उससे आपकी जो, क्योंकि ये जो सारा वर्ल्ड जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं ना, ये 20th सेंचुरी में फॉर्मेट, इसका फॉर्मेटिव ईयर 20th सेंचुरी है। कि वो पहले वर्ल्ड वार 1 हुई, उसके बाद वर्ल्ड वार 2 हुई, फिर नेशनलिज्म और कैसे कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना अभी, और डेवलपमेंट सारा 20th सेंचुरी से रिलेटेड है। आइडियोलॉजीज भी बड़ी उस 20th सेंचुरी में आई, वॉर्स भी बड़ी उधर ही हुई, उसके बाद क्या कहते हैं ना, डीकोलोनाइजेशन हुई, उस जो सारे कंट्रीज की फॉर्मेशन हुई। तो 20th सेंचुरी की जो हिस्ट्री है ना वो पढ़ लेनी चाहिए, दैट्स गुड। जैसे वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट से पहले भी एक बार इस तरह एक रशियन स्पाई था, वो एक इंस्ट्रूमेंट मान के, और उसने जो एयरप्लेन्स का स्ट्रक्चर था उसको किस तरह से रशिया में किया था, स्टेन साहब मतलब। तो ऑनलाइन किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है, चलें मतलब कम से कम ना अपना जाती कम से कम और ज्यादातर जो इन्वेस्टिगेटिव। मैं आपको, मैंने पढ़ी हुई है एक बुक वियतनाम के ऊपर ना, लेकिन मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू, लेट्स कम। वो मैंने उसका जवाब दे तो दिया है, क्लास में दे दिया कि